हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज की क्लास में जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा विकासात्मक कार्यों से होंगे। साथ ही साथ आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखते होंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं विकास की अवस्थाओं से ही जुड़े हुए प्रश्न हैं। आपसे पूछा जाता है खिलौने की आयु, गंदी आयु, ठीक है, समायोजन की आयु, ये सारी आयु के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं जो कि आप आगे देखोगे। तो ये सारे प्रश्न तो हैं, साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर। दूसरी बात मैं इतनी और कहना चाहूँगी आप लोगों से, जैसे आप लोगों के बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कुछ टॉपिक को लेकर, जैसे आरडीए प्रैक्टिस को लेकर, जो योजनाएं हैं कुछ करेंट की टेक्सटाइल रिलेटेड या फिर न्यूट्रिशन साइंस से जुड़ी हुई, उनको लेकर। तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो भी सब मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल समय पर सब चीज़ मिल जाएगी आपको पेपर से पहले। बस जितना थोड़ा डिले हो रहा है और अच्छा है, आपको याद रहेगा तब तक। पर अभी इसे पढ़ लोगे भूल जाओगे 3 महीने में। तो इनको थोड़ा सा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत कतई लास्ट में पढ़ाऊँगी और फिर धोखे में रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ाऊँगी, जल्दी ही पढ़ाऊँगी, बिल्कुल ध्यान, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे हम सब चीज़ पढ़ाएंगे आपको। तो आज की क्लास में हम बढ़ते हैं आगे, और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को आप सब लोग शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। आपको पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर यही चीज़ है, अगर मैं सोच लूँ कि अरे मुझे जो आ रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ सब, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मैं रह जाऊँगी, ठीक है। तो क्या है, ये गलत चीज़ है ना कि मैं ज्ञान का बांटने से बढ़ता। देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए होती। कई लोग आपने देखा होंगे बहुत मेहनती होंगे पर किस्मत उनकी साथ नहीं देती, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आप शेयर कर दोगे तो आपका भला नहीं होगा। बिल्कुल आपका भला होगा अगर आपकी मेहनत और किस्मत दोनों होगी, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये सोचो कि किस्मत बिना मेहनत के चमक जाएगी, नहीं। किस्मत, कई बार आपकी मेहनत आपकी किस्मत बदल देती है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं। और कई बार बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है, वो रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब मत सोचा करो भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्वेश्चन है 36, क्योंकि 35 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे चाइल्ड डेवलपमेंट की। कल हमारी टेक्सटाइल की क्लास रही थी, इससे पहले हमने करी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें हमने 35 प्रश्न आपको कराए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 36। यहाँ पर डैश लगा लीजिए, यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है। कार्यों से पहले डैश आएगा। डैश कार्यों से तात्पर्य और नहीं उन क्रियाओं से है जो किसी प्राणी के जीवन के निश्चित अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं और निश्चित अवस्था से पूर्व और बाद में नहीं होते। यदि होते भी हैं तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है। इसको हम क्या वृद्धि कहेंगे, विकास कहेंगे, विकासात्मक कार्य कहेंगे, या उपर्युक्त सभी। आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्रोथ होता है, चाहे मतलब सॉरी, मैं बात करूँ मतलब मान लो विकास भी है, तो विकास भले धीरे धीरे जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन उसका भी एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है, वो भी एक क्रम में चलता है, ठीक है। ऐसे ही आपके, जैसे आपको पता है 6 महीने में हम लोग बैठते हैं, ठीक है। 6 महीने में हमारा जन्म होता है तो हम बैठना स्टार्ट करते हैं, ओके। ऐसे कई बार खड़ा होना, कुछ बच्चे 11 महीने तक चलना भी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे 9 महीने में खड़ा होना सीखते हैं। तो ये सारे क्या, एक स्टेज है, एक समय पर ही ये सारे काम होते हैं, ओके। पाचन शक्ति का कि अगर जैसे आपके मस्तिष्क का विकास है, पाचन शक्ति छोड़ो, क्योंकि बचपन में आप देख रहे हो पाचन शक्ति भी कमज़ोर होती है, बच्चे बहुत जल्दी पेट खराब करते हैं अपना, ठीक है। तो ऐसे ही आपके मस्तिष्क का विकास है, कहते हैं 6 से 8 वर्ष में हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक समय है, निश्चित है। मान लो 6 महीने में बच्चे को बैठना चाहिए, वो नहीं बैठा, इसका मतलब कुछ रीजन है, उसको कुछ ना कुछ फिजिकल इशू है। भाई 6 से 6.5 महीने हो सकता है, और थोड़ा बहुत अगर कम हुआ तो 5.5। ये भी नहीं कि कोई बच्चा 3 महीने में बैठने लगेगा, 4 महीने में बैठने लगेगा, ये भी पॉसिबल नहीं कि 3-4 महीने में कोई बच्चा बैठने लगे, ठीक है ना। तो वो तो फिर कतई यूनिक ही प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इनमें कुछ ना कुछ इशू है। अगर 6 महीने में बच्चा बैठना सीखता है, नहीं बैठता, वो 8-9 महीने में बैठना सीख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्लो है, कुछ ना कुछ उसे इशू जरूर है, चाहे हार्मोनल इशू है, चाहे फिजिकल इशू है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। मतलब विकासात्मक कार्य ये कहता है कि जो भी विकास होते हैं वो एक निश्चित समय पर होते हैं, है ना। ये नहीं है कि आपके बैठने का 6 महीने में तो आप 6 साल में बैठोगे, है ना, ऐसा नहीं है। 6 साल में नहीं, अगर आप 6 साल में बैठे जाके, इसका मतलब तो आपके शरीर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो विकासात्मक एक कार्य ये कहता है कि जो भी काम होते हैं उनका एक निश्चित समय होता है, और अगर उसके बाद हुआ तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं उसकी तीव्रता में कमी होगी, मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे, ओके, कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। अच्छा, ये विकासात्मक कार्य दिए किसने है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है पहले के एग्जाम में। तो ये दिए हैं आपके हैविंग हर्स्ट ने दिए हैं, ध्यान रखिएगा। हैविंग हर्स्ट ने विकासात्मक कार्यों का अध्ययन किया है, ठीक है। क्लियर हुआ, बढ़े आगे हम।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है। पढ़ना व लिखना सीखना, अच्छी आदतों का विकास करना, भूख व प्यास या उपयुक्त तो सभी। तो निम्नलिखित में से सामाजिक आवश्यकता आपसे हो रही है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो सामाजिक आवश्यकता कौन सी नहीं है? देखो, पढ़ना लिखना सीखना ये सब हम समाज में रहते हैं तो इसलिए सब एक दूसरे को देख कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब सामाजिक आवश्यकता। पढ़ना लिखना आपको समाज में रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, समाज में आप रह रहे हो पढ़े लिखे समाज में, तो आपका भी पढ़ना लिखना ज़रूरी है। अच्छी आदतों का विकास भी होना ज़रूरी है, नहीं समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। आप देखते हो जो लोग समायोजन नहीं कर पाते वो अलग थलग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छी आदतों का विकास, पढ़ना लिखना सीखना, बातचीत करना, ये सब क्या है, आपके सामाजिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन भूख और प्यास क्या आपकी सामाजिक आवश्यकता है? नहीं, ये आपकी पर्सनल है, मतलब जैविक आवश्यकता है। आप नहीं खाओगे आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, आपकी शरीर में कमजोर आएगी, आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी। आप नहीं पानी पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, शरीर में पानी की कमी होगी, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो आपके कैसे जैविक कार्य है, ना कि सामाजिक। तो ये भी याद रखिएगा, भूख और प्यास है कैसा कार्य? जैविक कार्य है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति के कारण है शारीरिक परिपक्वता, प्राणी की आवश्यकताएं, प्राणी के मूल्य और आकांक्षाएं, डी है उपर्युक्त सभी। तो विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति के कारण क्या है, मतलब हमें क्या जरूरत है विकासात्मक कार्यों की? तो सबसे पहले शारीरिक परिपक्वता की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि हमें किस स्टेज पर किस स्टेज पर कौन सी परिपक्वता आती है। जैसे अभी हमने बैठने वाला उदाहरण दिया तो हमने कहा 6 महीने में बच्चा बैठता है, ऐसे 6 महीने में दांत निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है ना कि इस समय निकलते हैं। अब इस समय में अगर आपको पता है, हर माता पिता को ये बात लगभग पता होती है, ठीक है, तो वो क्या है, अगर नहीं होगी ये कंडीशन तो डॉक्टर को दिखाएगा वो कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है मेरे बच्चे के साथ, है ना। तो ये इनकी जो विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति हुई है वो सारी शारीरिक परिपक्वता के कारण आई हुई है। प्राणी की आवश्यकता, हम सब प्राणी हैं और जो भी हम बातें कर रहे थे वो हमारी सब आवश्यकताएं हैं। प्राणी के मूल्य और आकांक्षाओं के कारण, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लेना, यही तीन है। विकासात्मक कार्यों की उत्पत्ति किन के कारण हुई, कितनी आवश्यकताओं के कारण हुई है? तो 3 आवश्यकताओं के कारण, एक शारीरिक आवश्यकता, प्राणियों की आवश्यकता और प्राणी के मूल्य और आकांक्षाओं के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन है 39, मानव जीवन में विकासात्मक कार्यों का महत्व है। विकास के अध्ययन व आगामी विकास में सहायक, माता पिता के निर्देशन में सहायक, समायोजन में सहायक, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो अभी जो चीज़ हम आपको डिस्कस कर रहे थे पहले वही चीज़ आ जाएगी। भाई मानव जीवन में विकासात्मक कार्यों का महत्व क्यों है? विकास के अध्ययन व आगामी विकास में सहायक, मतलब आप बच्चों के विकास का अध्ययन करते रहो समय समय पर। ये जानकारी अगर माता पिता को ये सिखा दिया जाए कि विकासात्मक ये जो कार्य होते हैं ये क्या होते हैं, तो माता पिता की नज़र रहेगी अपने बच्चे पर कि उसके सारे जो डेवलपमेंट जब होने चाहिए उस पर उनका अध्ययन चलता रहेगा कि हमारे बच्चे सही समय पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, सही समय पर वो मतलब ऊपरी आहार ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनके दांत निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, वो चलना सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। तो ये अध्ययन उनको खुद स्वयं करते रहते हैं, ठीक है। और प्लस आगामी विकास में, क्योंकि जब अगर उनको सब पता है तो वो उनके लिए क्या है, पहले से पहले व्यवस्थाएं करेंगे, है ना, पहले से पहले। तो आगामी विकास जो उनका वो भी अच्छा होगा। माता पिता के निर्देशन में सहायक, बिल्कुल माता पिता ही तो हमारे बच्चों का लालन पालन करते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चों का लालन पालन माता पिता करते हैं तो उनको निर्देशन मिल जाता है। समायोजन में सहायक, ठीक है, और उपर्युक्त सभी। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो, जैसे ये है विकास के अध्ययन व आगामी विकास में सहायक। जैसे कोई रिसर्चर है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई रिसर्च कर रहा है तो वो यहाँ से डाटा ले सकता है, ठीक है, तो वो भी रीजन हो सकता है। क्वेश्चन है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था आपका। क्वेश्चन है 40, बात करते हैं, वैसे लगभग ये 4 है, इसका एक और बचा है वो भी मैं बता ही देती हूँ जिससे बात खत्म हो। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो एक जगह नोट कर लो। चौथा है ये समायोजन में सहायक, ठीक है, समायोजन में सहायक, ओके, समायोजन में सहायक, क्लियर है। तो समय, क्योंकि माता पिता को पहले से ही पता है कि इस समय हमारे बच्चे के साथ ये कंडीशन आने वाली है तो वो पहले से ही उस चीज़ को समायोजित होकर चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर समायोजन में सहायक चौथा पॉइंट था। 4 है तो महत्व चारों याद रखिएगा। मैंने आज की भी मतलब पेपर पैटर्न इस समय मैं कैसे क्वेश्चन ला रही हूँ कि आपको अगर टोटल याद हो जाए, मैं ये चाह रही हूँ सब याद हो जाए आपको, किसके क्या काम है वो याद हो जाए आपको। विकासात्मक कार्यों का प्रमुख आधार क्या है? शारीरिक परिपक्वता है, मानसिक परिपक्वता है, संवेगात्मक परिपक्वता है, ये सांस्कृतिक परिपक्वता है। तो अब आपको ये सभी दिख रहे हैं, लेकिन विकासात्मक कार्यों का प्रमुख आधार अगर पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही है, विकासात्मक कार्य अलग है, विकास अलग है, ठीक है, विकासात्मक कार्यों की बात हो रही है तो यहाँ पर ये शारीरिक परिपक्वता है, ठीक है। मेनली ये शारीरिक चीज़ें हैं कि बच्चा सही समय पे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, उठ रहा है नहीं
उठ रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये शारीरिक कार्य, ठीक है। तो विकासात्मक कार्यों का आधार क्या है, वो सामाजिक परिपक्वता नहीं है, ना ही संवेगात्मक, वो शारीरिक पर डिपेंड करता है, ठीक है, शारीरिक पर डिपेंड करता है, ओके। और ऐसे ही आपका जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वो इतना ज़्यादा शारीरिक से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो मानसिक से, वृद्धि भी आपकी शारीरिक से जुड़ी होती है, जो वृद्धि होती है, ग्रोथ, वो भी शारीरिक से जुड़ी होती है, और जो विकासात्मक कार्य ये भी शारीरिक से जुड़े हैं। लेकिन जो विकास है आपका, डेवलपमेंट, वो ज़्यादातर मानसिक है, संवेगात्मक है, सांस्कृतिक है, संज्ञानात्मक है, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है विकास, ठीक है ना, मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है, उस तरीके की जो हमारी आंतरिक होती है, ओके, जो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, हम महसूस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विकासात्मक कार्यों में विलंब होना या बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है। भाई जो भी हमारे ये विकास हैं सही समय पर नहीं हो रहे हैं, क्यों विलंब आ रहा है, क्यों बाधित हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पर वो बता, उसका बाद मतलब उस क्यों हो रहे हैं ये आपको बताना है, बाधित होने का कारण बताना है। क्या शारीरिक दोष या शारीरिक परिपक्वता का न प्राप्त होना, बी है विकासात्मक कार्य के लिए उपयुक्त अवसर का प्राप्त न होना, सी है उपयुक्त शिक्षण व प्रेरणा का अभाव, डी है निम्न में से सभी। सारे के सारे सही हैं, नोट कर लो, याद कर लो। भाई विकासात्मक कार्यों में विलंब होना या बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है, ये सभी हैं। जैसे कि शारीरिक दोष है, कोई फिजिकल इशू है, आपका विकास प्रभावित होगा। शारीरिक परिपक्वता का प्राप्त ना होना, भाई जो समय पे जो मैचुरेशन आपको चाहिए थी वो प्राप्त हो ही नहीं रही, क्योंकि पहले से ही शारीरिक दोष है ना, तो इसलिए वो भी इस वजह से आपका विकास बाधित हो जाएगा। ओके, अवसर नहीं मिलता है, ओके। जैसे आपको मान लो आपके अंदर गुण है एथलीट बनने का, ठीक है, एथलीट बनने का आपके अंदर गुण है, लेकिन आप क्या है, आपको वो वाला माहौल ही ना दिया जाए, आपके घर वाले क्या चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे बच्चा है, बच्चे होते हैं सही समय पर क्यों नहीं चल पाते, आजकल शहरों का बता रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी ने 1.5 साल में 2 साल में चलना सीखा। क्यों से चलना सीखा, हमारे घर में जब मैं शादी होकर आई थी, अब तो मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, तो बहुत सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। तब उस समय इतना साफ सफाई का होता था कि उसे ज़मीन पर उतरने ही नहीं दिया जाता था। जब उसे ज़मीन पर आप उतरने ही नहीं दोगे, बच्चा कैसे चलेगा, ठीक है। तो सेम चीज़, ये पॉइंट ये मैंने आप बनाया हुआ नहीं है, ये चीज़ मैं खुद महसूस करती थी। मैं बीएड कर रही थी उस समय, मैं पढ़ती थी ये सारी चीज़ों को, तो मैं महसूस भी करती थी, पर कुछ कह नहीं सकती थी उन लोगों से, कह दो तो बस कोई सुनने वाला नहीं था अपनी। तो आप सब लोग ज़्यादा से शादीशुदा हो और इन चीज़ों से गुजर रहे होगे, तो यहाँ पर इतना साफ सफाई का होता था कि उसको ज़मीन पर उतारने ही नहीं देते थे, बिल्कुल। वो उसने पैर रखना ही, टिकाना ही उसने बहुत लंबे से, बहुत बस ये होता था मालिश नहीं होती है, मुझे मतलब सुनाया जाता था ये वो, क्योंकि मैं कॉलेज वॉलेज जाती थी, इतना टाइम नहीं हो पाता था, और रात में करती भी थी तो किसी को दिखता नहीं था रूम में, तो मतलब चीज़ें होती, हस्बैंड बोलते नहीं थे कुछ भी, तो बहुत कुछ सुनाते तो रहते थे, लेकिन ये कोई नहीं मानता था कि तुम बेड से उतरने ही नहीं दोगे जब बच्चे को, तो फिर वो कैसे चलना सीखे, गंदे कपड़े लेके फिर जब बेड मतलब बच्चा गिरेगा भी तो भाई गंदे होंगे कपड़े, तो फिर वो बेड पर बैठेगी, उसके पैर गंदे हो जाएंगे, चप्पल जूते नहीं पहनते छोटे बच्चे, तो बहुत सारे इशू होते थे। तो क्या था, उसको उसके लिए क्या अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है चलने का, तो वो कैसे चलना सीखेगी, है ना। और पीहू हमारी छोटी वाली, वो आपने कब से 1 साल तो मुझे वीडियो बना, मतलब वो 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, वो उसका आराम से, वो साल भर की हुई नहीं तब से बोलना, उसका चलना सब कुछ शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने फिर इतना किया ही, इतना ड्रामा मैंने किया नहीं, मतलब चलने दिया, भाई अकेली थी कौन संभालता, मैं काम करती थी सारा, पढ़ती भी थी, घर का भी करती थी, तो भाई बच्चे को गोद में लेकर कैसे बैठ सकते थे, हमने तो उसको खूब ज़मीन पर मौका दिया खेलने का, और वो आराम से 1 साल में अपने आप ही चलने लगी। इनफैक्ट वो इतनी जल्दी चलने लगी थी कि उसके पैर में टेढ़ा बना गया। जब डॉक्टर से पूछा तो ये 8 महीने में चलने लगी थी, 8 महीने में, तो डॉक्टर बोले इसी वजह से, छोटी थी और मोटी गुदगुदी थी, खूब गोल मटोल थी, गोलू मोलू से, तो इसके पैरों पर असर पड़ा, वजन पड़ा, तो इस वजह से इसके पैरों में लचक आ गई थी। तो हमें लगता था न्यूट्रिशन की कमी है, तो डॉक्टर बोले न्यूट्रिशन की इतनी कमी नहीं है, वो रीज़न वो ये कि शरीर से भारी है और पैर जोर पड़ रहा है, इसलिए हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो मतलब वो इतनी जल्दी चली क्योंकि उसको हमने अवसर दिया, ठीक है, अपने हिसाब से था, सब कुछ अपने हिसाब से किया, ठीक है। तो उपयुक्त शिक्षण व प्रेरणा का अभाव, ओके, वही बात है, जैसे बच्चा चल रहा है तो आपने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कोशिश ही नहीं करने दी, ठीक है। तो ये शिक्षण भी देना, जैसे बच्चे को वॉशरूम कराना सिखाना, अगर आप प्रशिक्षण नहीं दोगे तो वो कहीं भी कर देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सब वजह से भी आपका है विकास जो है बाधित होता है, विकासात्मक कार्य, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बच्चा स्पष्ट उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है 1.5 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, या फिर 5 से 6 वर्ष में। बात आपसे हो रही है यहाँ पर स्पष्ट उच्चारण की बात हो रही है।
तो स्पष्ट की जब भी बात हो तो वो होगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर 3 से 4 वर्ष में जो होता है बच्चा स्पष्ट उच्चारण शुरू कर देता है, और जब 1.5 से 2 वर्ष, अगर ये पूछा जाए अस्पष्ट उच्चारण का प्रारंभ करता है, अस्पष्ट मतलब आपको समझ नहीं आएगा। पेरेंट्स तो एक बार को समझ भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे, हम नहीं समझ पाएंगे हर किसी के बच्चे की भाषा। तो ये होती है 1.5 से 2 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए अस्पष्ट उच्चारण कब शुरू करता है तो 1.5 से 2 वर्ष। आपसे पूछा जाए स्पष्ट उच्चारण कब शुरू करता है तो 3 से 4 वर्ष, ठीक है। और 4 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 43, बचपन अवस्था की आयु है जन्म से 15 दिन, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ठीक है। तो जो बचपना अवस्था की जो आयु होती है वो भाई जन्म से जन्म से 15 दिन तो आपकी शैशवावस्था होती है, ठीक है। शैशवावस्था होती है किसके अनुसार, हरलॉक के अनुसार। शैशवावस्था को भी कई लोगों ने 1 से 5 साल तक की अवस्था कहा है, ठीक है। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने इसको मतलब 5 साल तक माना है, ठीक है। ज़्यादातर ने 5 साल तक माना है, कम से कम 3 साल या 3 से 5 वर्ष तक माना है। लेकिन हरलॉक एक ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल इसको जन्म से 15 दिन माना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष। जो आपकी बचपन की अवस्था होती है, जो बेबीहुड कहलाती है, ये जो होती है आपकी दूसरे सप्ताह से 15 दिन की अवस्था, ये आपकी कहलाती है। क्लियर हुआ। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट, और 2 से 6 वर्ष की जो है आप सभी जानते हो, तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 6 से 12 वर्ष होती है, 6 से 12 वर्ष, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष होती है, ठीक है। तो ये तो आपकी बाल्यावस्था का हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कुप्पू स्वामी के अनुसार शैशवावस्था डैश, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष। तो कुप्पू स्वामी के हिसाब से पूछा जाए कि आपकी शैशवावस्था कितने समय की होती है, तो ये होती है आपकी जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। इसे हम नवजात अवस्था भी कहते हैं, नवजात, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, नवजात अवस्था भी कहते हैं। जो ये नवजात होता है आपका ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कितने, 2 शब्दों से, 2 शब्द, ठीक है। 2 शब्दों से ये मिलकर बना है नवजात। एक हो गया आपका नव, ठीक है, एक हो गया आपका नव, ओके। और दूसरा आपको खुद ही दिख रहा है जात, ठीक है। दूसरा क्या दिख रहा है, जात, ओके। नव और जात, ठीक है। नव और जाति 2 शब्दों से मिलकर आपका बना है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है इसका, जन्म लेने वाला। नया और नया, नव का अर्थ होता है नया, ठीक है। नव का अर्थ होता है नया, और जात का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। जन्म लेने वाला, तो नया जन्म लेने वाला, पूरा सेंटेंस ये बनेगा, ठीक है। नव का मतलब होता है नया, और जात का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। देखो हमने कहा शैशवावस्था को नवजात अवस्था भी कहते हैं। नवजात 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और नया, 2 शब्द हो गए। नव का मतलब होता है नया, नवजात 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और जात। नव का मतलब हो गया नया, और जात जो जात होता है उसका मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है, जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर आपको शैशवावस्था क्लियर हो गई। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं, ठीक है। जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं कुप्पू स्वामी के अनुसार, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है, हरलॉक वगैरह ने क्या बताया है, 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक बताया है, ओके। देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक और ये याद करिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार शैशवावस्था जो होती है औसतन 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक इंद्रियाँ काम करने लगती हैं, बालक चलना, बोलना, रेंगना सीखता है, ठीक है। क्लियर हुआ। इतनी थकान हो जाती है कि मतलब बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन है 45, शैशवावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4, 5। जो शैशवावस्था होती है इसको आपके कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप सभी जानते हो 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखो नवजात वगैरह आपको हमने समझा दिया। बात आती है यहाँ पर जो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है शैशवावस्था की, लगभग सभी को 2 में बांटा गया है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक होती है आपकी पार्ट्यूनेट, ठीक है, पार्ट्यूनेट होती है, पार्ट्यूनेट। दूसरी होती है न्यूनेट, ओके। दूसरी कौन सी होती है आपकी, न्यूनेट होती है। तो जो पार्ट्यूनेट होती है ये आपकी जन्म से 30 मिनट की अवस्था होती है, जन्म से 30 मिनट, जन्म से 30 मिनट की होती है, ओके।
30 मिनट तक की होती है अवस्था, जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह काटा जाता है तब तक, ठीक है। और जैसे ही उससे अलग होता है तभी बच्चा कौन हो जाता है, न्यूनेट हो जाता है। वो वही आप या तो जन्म से 2 सप्ताह कह लो, ठीक है, या फिर जन्म से 30 दिन कह लो, ठीक है, क्योंकि नवजात है ना, सैसबा है ना, तो जन्म से 30 दिन भी कहीं ज़्यादा, ये यहाँ पर जन्म से 30 ही दिन दिया गया था। वैसे आप जानते हो नवजात 2 सप्ताह तक का माना जाता है, तो अगर ये 30 दिन ना मिले तो आप 2 सप्ताह भी लगा सकते हो आंसर, क्योंकि वही नवजात मतलब न्यूनेट की ही बात चल रही है, नाम यहाँ पर न्यूनेट ही लिखा है, ठीक है। तो आपको पार्ट्यूनेट याद रखना है, जन्म से 30 मिनट की, और न्यूनेट कितनी है, जन्म से 30 दिन की है, ठीक है, दिन, ओके, दिन मतलब 1 महीने तक, ओके, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको दिया है। क्वेश्चन है 46, किसी ने 30 दिन बताया है, किसी ने 15 दिन बताया है, इस वजह से मैं कह रही हूँ ध्यान रखिएगा, जैसा प्रश्न मिले वैसा आंसर कर देना। 15 दिन दें तो 15 दिन आंसर कर देना, और 30 दिन दें तो 30 दिन ही करना पहला आंसर, क्योंकि 30 दिन आपको किताब में हर जगह मिल रहा है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 46, निम्नलिखित में से किस अवस्था के बाद शिशु स्वतंत्र जीव हो जाता है, जन्म के बाद, न्यूनेट के बाद, पार्ट्यूनेट के बाद, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो पार्ट्यूनेट के बाद क्या होता है, शिशु स्वतंत्र जीव हो जाता है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा जन्म के बाद। जन्म के बाद नहीं होता, जन्म के बाद जब तक बच्चे की नाल को काटकर मां से अलग नहीं किया जाता तब तक वो स्वतंत्र नहीं होता। नाल काटने के बाद ही स्वतंत्र होता है। नाल काटने में लगभग जब तक, क्योंकि स्पंदन रुकने का इंतजार किया जाता है, जब तक उसमें स्पंदन नहीं रुकता तब तक नाल कटता नहीं है, तो लगभग 30 मिनट तक लग जाता है समय, जिसको हम पार्ट्यूनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब शिशु स्वतंत्र होता है तो वो पार्ट्यूनेट अवस्था कहलाती है। पार्ट्यूनेट के बाद मतलब स्वतंत्र होता है, ऐसे याद रख सकते हो। क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से सही कथन पहचाने। ए ऑप्शन है न्यूनेट पार्ट्यूनेट के बाद प्रारंभ होती है, पार्ट्यूनेट न्यूनेट के बाद प्रारंभ होती है, सी है ए बा बी दोनों सही है, डी है केवल बी सही है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से मतलब जो पहचानना है, क्या पहचानना है, सही कथन पहचानना है, सही पहचानना है। तो न्यूनेट जो है पार्ट्यूनेट के बाद में प्रारंभ होती है, ए ऑप्शन सही है। पहले आपकी पार्ट्यूनेट होती है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, जिसमें 30 मिनट का समय लग जाता है, ओके। जब ये कट जाता है, बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, माँ से अलग हो जाता है, तब वो न्यूनेट कहलाता है, नवजात कहलाता है, ठीक है, मतलब नया जीव कहलाता है, नवजात, ओके, सॉरी, नवजात। तो ये क्या है, आपकी न्यूनेट जो होती है वो पार्ट्यूनेट के बाद प्रारंभ होती है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 48, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है अपरिपक्वता व पराश्रितता, बी है मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार व समायोजन की अवस्था, सी है संवेगशीलता व व्यक्तिगत विभिन्नता की अवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो शैशवावस्था की जब भी बात हो तो आप ध्यान रखिएगा, भाई बच्चा क्या होता है, शैशव आपका अपरिपक्व भी होता है, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ वो पराश्रित मतलब अपरिपक्व है, इसलिए पराश्रित है, मतलब दूसरों पर डिपेंड है, खासतौर से अपने माता पिता पर, पालन पोषण के लिए, दूध के लिए, हर चीज़ के लिए वो क्या है, डिपेंड है दूसरे पर। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार व समायोजन की अवस्था, समायोजन वो वातावरण के साथ भी करता है, नए नए चेहरे देखता है, तो सबसे मेनली कौन सा होता है, वातावरण के साथ जो है वो समायोजन। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का मतलब कि जब उसे भूख लगेगी, ठीक है, मूल प्रवृत्ति है भूख लगना बच्चे की, तो वो रोएगा, है ना, भूख लगेगी तो रोएगा, अगर उसे आप प्यार करोगे तो वो हंसेगा, ठीक है, उसकी प्रिय वस्तु छीन लोगे तो वो रोएगा। तो ये क्या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है शैशवावस्था, ओके। बात करते हैं संवेगशीलता व व्यक्तिगत विभिन्नता। संवेग भी पाए जाते हैं बच्चों में, ऐसा नहीं है कि संवेगशीलता मतलब नहीं पाई जाती है, लेकिन क्षणिक होती है। तुरंत बच्चा 1 सेकंड में रोता है और 2 मिनट में ही आप प्यार कर दो, उसे थोड़ा पुछ पुछ कर दो, शांत हो जाता है, ठीक है। तो संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नता हर बच्चे में पाई जाती है, हर बच्चे की अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ कम रोते हैं, कुछ ज़्यादा रोते हैं, कुछ को ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, कुछ को कम होती है, तो ये भी आपको देखने को मिलती है। सारी शैशवावस्था की विशेषता है। पराधीनता की अवस्था कहा जाए तो पराधीनता पराश्रितता बातें की है, शब्दों का ही हेर फेर है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। बात करते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही था। क्वेश्चन है 49, नवजात शिशु बाहरी संसार में आने के बाद कितने प्रकार के समायोजन करता है। ये ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, या ऑप्शन डी है 5 प्रकार के समायोजन। मतलब कितने समायोजन है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो करता है। तो वो मुख्यतः यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी, ठीक है, सी ऑप्शन। 4 प्रकार के समायोजन करता है। सबसे पहले किसके साथ समायोजन करता है, पोषण के साथ, पोषण
जो भी आप पिलाओगे वो पिएगा, है ना। पोषण क्रिया के साथ समायोजन करता है। दूसरा समायोजन जो उसका होता है श्वसन क्रिया के साथ करता है, भाई सांस लेना खुद प्रारंभ करता है। फिर उसे तापक्रम के साथ समायोजन करना पड़ता है, वातावरण का तापक्रम अलग होता है। फिर उसके उत्सर्जन क्रिया के मतलब मलमूत्र को त्यागना, इसके साथ भी समायोजन करना पड़ता है। तो ये 4 प्रकार के जो है समायोजन करने पड़ते हैं। थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, ओके कोई बात नहीं, घर से काम करो तो ये समस्याएं हर किसी को फेस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन है 50, गर्भ में शिशु को तापमान प्राप्त होता है, मतलब जब गर्भ में शिशु होता है तो उसका तापमान कितना होता है बॉडी के अंदर, 96 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 99 फ़ारेनहाइट या फिर 100 फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो 99 फ़ारेनहाइट पर के तापमान पर रहता है, और उसके बाद तभी तो वो वातावरण में आकर जो हमारे वातावरण का तापमान होता है उसके साथ समायोजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 99 ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 51, बचपनावस्था की विशेषताएं हैं, बालक स्वयं तैर सकता है, खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, पहचान कर सकता है, या फिर उपर्युक्त सभी कार्य जो है वो कर सकता है। तो आपको बचपना अवस्था की विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो खड़ा भी हो सकता है, बैठ भी सकता है, पहचान भी सकता है। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है इस अवस्था में, आत्मनिर्भरता की अवस्था। देखो कई बार हम कई प्रश्नों में बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, जैसे कि आत्मनिर्भरता की अवस्था, ये वाली अवस्था भी है आत्मनिर्भरता की, प्रौढ़ावस्था भी आत्मनिर्भरता की अवस्था है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था भी आत्मनिर्भरता की अवस्था है, ओके। क्योंकि ये इन अवस्था में क्या होता है, बच्चा आत्मनिर्भर क्यों कहा जाएगा, क्योंकि या फिर प्रौढ़ यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल आत्मनिर्भर हो जाते, कमाने धमाने लगते इसलिए हो जाते हैं। और यहाँ पर आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप बिल्कुल ये नहीं कि आप बॉटल बच्चे के मुंह में दोगे तब भी लगाएगा वो, ठीक है, या फिर आप उसे बेड से उठाकर गोद में ही कहीं लेकर जाओगे, वो खुद भी उठने बैठने खड़ा होने लगा है, तो वो थोड़ा आत्मनिर्भर हो गया। तो इसलिए आत्मनिर्भर की अवस्था पूछी जाए तो बचपना अवस्था को कहते हैं, जो कि आपकी कितनी अभी हमने बताई थी, 2 सप्ताह से, ठीक है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था ये होती है, ओके। तो क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल टफ सुना जा रहा हो सकता है, तो मेरे मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है जैसे शिशुअवस्था से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बाल्यावस्था से बहुत पूछे जाते हैं, तो बचपनावस्था से कम पूछे जाते हैं, प्रौढ़ावस्था से कम पूछे जाते हैं। तो इस बार मैंने इस कोशिश की है इन सबको कलेक्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आयोग थोड़ा इधर उधर बढ़ जाए। भाई डिफ़िकल्ट करने का ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर ले आएंगे, है ना, कि आपके में हिस्ट्री ज्योग्राफी डाल देंगे, मैथ साइंस डाल देंगे, नहीं डालेंगे। पर यहीं पर ये लोग कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ऐसा करेंगे कि जो आपको उम्मीद नहीं होगी, आप कहोगे इससे तो प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते थे, आप टॉपिक को पढ़ोगे नहीं या फिर जनरली पढ़ोगे, पता चले वही उठा के रख दे पेपरों में। क्योंकि ये लोग भी अपना पेपर का पूरा एनालिसिस करके ही पेपर बनाएंगे कि 4-5 साल में जो पेपर बने हैं, 2-3 जो पेपर हुए हैं इससे पहले, ठीक है, तो उनमें कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, तो ये वहीं पर उतार चढ़ाव करेंगे। इसलिए मैं इन सब टॉपिक पर इतना जोर दे रही हूँ। आप सोच रहे हो कि बचपन अवस्था से इतने प्रश्न नहीं आते, मैम इसको क्यों पढ़ें इतना ज़्यादा। उसका रीज़न है कि शैशवावस्था से कई बार प्रश्न पूछा है, कॉम्पिटिशन का लेवल टफ हुआ, तो भाई कहाँ जाएंगे, ये ऐसी चीज़ें उठाएंगे जहाँ से प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं और बच्चा वहीं पे गच्चा खा जाएगा, क्योंकि उसे पता है नॉर्मल तो सब पढ़ेंगे, ठीक है, जो अब जहाँ से आ रहा है वो तो सभी पढ़ रहे हैं, जहाँ से नहीं आ रहा है वहीं से आप मतलब फेल होने की संभावना हमारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को उठा के चल रही हूँ। तो आई होप आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ओके। मेरे हिसाब से ये सब पढ़ते चलो। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52, बचपनावस्था की विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है अजीबो गरीब अवस्था, खतरनाक अवस्था, पुनरावृत्ति की अवस्था, आत्म केंद्रित व स्वप्रेमी की अवस्था। देखो स्वप्रेमी अवस्था हमने आपको शैशवावस्था भी बताई थी, शैशव भी क्या है, स्वप्रेमी अवस्था है, ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस। तो मतलब ये आपको ऑप्शन बेस्ड आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बचपनावस्था भी स्वप्रेमी अवस्था है, ओके। और किशोरावस्था में भी 3 कंडीशन आएंगी, जिसमें एक अवस्था स्वप्रेमी होगी, एक अवस्था विषमलिंगी होगी और एक होगी समलिंगी व्यवस्था। समलिंगी मतलब, समलिंगी का मतलब होता है कि समान लिंग से प्रेम करना, विषमलिंगी का मतलब है कि अपने विपरीत लिंग के साथ मतलब प्रेम वगैरह, मतलब आकर्षण। और जो स्वप्रेमी का मतलब वही हो जाएगा कि खुद को शीशे में निहारना, खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना, खुद से प्रेम करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जब तक कन्फ्यूज़न नहीं दूर होगा तब तक एग्ज़ाम कितना भी पढ़ लो बेकार है। और नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये जितना भी मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सारे के सारे सही हैं। देखो जो बचपन अवस्था है, आपकी बेबीहुड की जो अवस्था है, ये अजीबो गरीब अवस्था भी कहलाती है, ठीक है, अजीबो गरीब अवस्था कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति
नए नए तरीके के कुछ ना कुछ प्रतिमान वगैरह गढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ एटीट्यूड में उसके कुछ नई नई चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको डायरेक्शन देने की आवश्यकता होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसको अजीबो गरीब अवस्था कहते हैं। खतरनाक अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि खतरनाक अवस्था में ये खतरे भरी हरकतें करना, है ना, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना या फिर सीढ़ियों से गिर जाना, है ना, बहुत सारी चीज़ें मुंह में रख लेते हैं बच्चे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था का उदाहरण मैं दूं तो कि सबसे ज़्यादा मृत्यु किस अवस्था में होती है, तो इसी अवस्था में होती है। ठीक है, हालांकि ये इसी बचपना अवस्था है कि जब दूसरे वर्ष में, क्योंकि 2 वर्ष तक की अवस्था है, दूसरे वर्ष में जब बच्चा प्रवेश करता है तब ये कम हो जाती है। ये या नोट कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है ऐसा प्रश्न बन जाए, तब तो कम हो जाती है। लेकिन ये प्रारंभिक जो वर्ष होता है, इस समय जब बच्चा नया नया चलना उठना बैठना शुरू करता है तो वो कभी पैसे मुँह में रख लेता है, कभी वो सीढ़ियों से गिर जाता है, कभी मतलब एक तो दूसरी बात क्या होता है, छोटा था तो तब भी गोद वोद में रहा, बेड पर रहा तो सही रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो हर जगह चलने फिरने लगता है, तो वातावरण के साथ उसका समायोजन नहीं हो पाता, कुछ भी खाने पीने लगता है। तो इस समय क्या होता है, बीमार भी बहुत ज़्यादा होता है इस कंडीशन में। ठीक है, सर्दी लग जाना इस एज में ज़्यादा होता है, तो बच्चे की डेथ भी इसी एज में ज़्यादा होती है अगर ये प्रश्न पूछा जाए। क्योंकि आप जानते हो कुपोषण से प्रश्न, बच्चों की मृत्यु से संबंधित आंकड़े, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। तो ये याद रखिएगा, ऐसा कोई प्रश्न बने कि बच्चों की मृत्यु का भय सर्वाधिक किस अवस्था में रहता है, तो वो बचपना अवस्था में रहता है। किस अवस्था में जाते जाते कम हो, मतलब किस ईयर में जाते जाते कम हो जाता है, तो 2 वर्ष में जाते जाते 2 वर्ष के लास्ट में जाकर ये संख्या कम होने लगती है मृत्यु की। बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा बचपना अवस्था में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पर पुनरावृत्ति, मतलब वही क्रियाओं को बार बार पुनरावृत्ति, जो भी बोलता है उसको बार बार दोहराता है। ठीक है, आत्म केंद्रित रहता है, खुद अकेले में खेलता रहेगा, स्वप्रेमी, खुद से प्रेम करता है, मतलब दूसरे के बच्चे को अगर उसकी माँ भी ले लेती है तो उसे दुख होता है ना। नैतिकता का अभाव इसमें पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो छोटे छोटे बच्चे हाथापाई भी कर जाते हैं बहुत सारी, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है, चीखना चिल्लाना भी बच्चों को अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो करते हैं। तो नैतिकता का अभाव भी पाया जाता है। अनुकरण की प्रवृत्ति यहीं पर पाई जाती है। शैशवावस्था कभी कभी आंसर माना जाता है, क्यों? क्योंकि कई लोगों ने शैशवावस्था को 3 से 5 वर्ष माना है, तो 3 से 5 वर्ष इसी में आ जाएगा भाई, बल्कि ये तो 2 वर्ष का ही है। तो इसीलिए शैशवावस्था इसलिए आंसर आता है क्योंकि 3 से 5 वर्ष बहुत से लोगों ने माना है, इसलिए हम अनुकरण प्रवृत्ति कहते हैं। क्योंकि अनुकरण बच्चे इस समय में करके, मतलब बच्चे जो है माता पिता को जो करते देखते हैं, घर वालों को जो करते देखते हैं, वही करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कई बार शैशवावस्था आंसर माना जाता है। लेकिन तब आप नोटिस करना, या तो उसमें ऑप्शन में बाल्यावस्था मिलता है, किशोरावस्था मिलता है, लेकिन बचपना अवस्था इतना ज़्यादा ऑप्शन में तब होता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर शैशवावस्था ना हो तो आप इसको लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो भाई? बुक में लिखा है, आप डंके की नोक पर आप इसका प्रूफ दे सकते हो कि भाई बुक में लिखा है कि अनुकरण की अवस्था है तो है। ठीक है, अब हम रिसर्च तो कर नहीं रहे, हम जो बुक में वही पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रयास द्वारा सीखने की अवस्था है, प्रयास द्वारा सीखने की अवस्था है, द्वारा सीखने की अवस्था। जो लोग कहते हैं ना थ्योरी क्लास में हम पढ़ाई, अब 1-2 लोग थ्योरी के लिए कह रहे हैं, सबकी डिमांड है उसकी प्रैक्टिस की। तो अब आप बताओ, यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ना है आपको? सब तो पढ़ा रही हूँ मैं, कुछ बच्चा ऐसा जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सब तो पढ़ा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी इसी में आपकी। क्वेश्चन है 53, जन्म के समय शिशु की लंबाई तथा भार होता है लंबाई 12 इंच तथा भार 5 पाउंड, लंबाई 18 इंच तथा भार 6-7 पाउंड, लंबाई 20 इंच तथा भार जो है 8 से 9 पाउंड। या फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, लंबाई 22 इंच तथा भार 9 से 10 पाउंड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑब्वियसली बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, लंबाई 18 इंच तथा भार जो होता है 6 से 7 पाउंड जन्म के समय शिशु का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। पूर्वशालेय समूह पूर्व जिज्ञासा प्रवृत्ति समस्या अवस्था के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब पूर्वशालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था, ओके, समस्या बाहुल्य की अवस्था किसे जाना जाता है, मतलब किसको कहते हैं? ओके, अब देखो, समस्या कह लो और खतरनाक कह लो, भाई बात तो एक ही है, भाई समस्या है, मतलब समस्या क्यों, कुछ ना कुछ खतरनाक इसलिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, शब्दों का हेर फेर जरूर ध्यान रखिएगा। खतरनाक कहा जाए तो वो बचपना अवस्था है, अजीबो गरीब कहा जाए तो वो बचपना अवस्था है, लेकिन जब समस्या अवस्था कहा जाए तो क्या होगा? क्या बाल्यावस्था होगा, उत्तर बाल्यावस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था होगा, या फिर बचपना अवस्था होगा? बताइए। तो यहाँ होगा पूर्व बाल्यावस्था, आपका ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये अवस्थाएं सब किसकी, पूर्व बाल्यावस्था की हैं। आपका ये पूर्व बाल्यावस्था कितना होता है, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अब ये बात और है कि आंगनबाड़ी की बात अलग छोड़ दो, आंगनबाड़ी तो ये खेल खेल में शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, आप जो नॉर्मल जैसे प्ले स्कूल है उनको छोड़ दो, बकाया बच्चा जो है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 6 साल में एडमिशन मिलता है सरकारी स्कूल में, तो इस हिसाब से इस 6 साल के बाद होती है आपकी स्कूल की अवस्था। ठीक है, तो इसलिए 2 से 6 वर्ष की अवस्था आपकी स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है। तो स्कूल पूर्व मतलब पूर्व शाले, शाले मतलब पाठशाला की बात हो रही, पूर्व शालेय अवस्था। समूह पूर्व अवस्था, जब बच्चा स्कूल जाता है तब समूह बनाता है, तब ग्रुप बनाता है, बकाया तो वो घर में अकेले अकेले खेलता है ना, तो क्या है वो समूह पूर्व अवस्था हो गई, मतलब समूह भी नहीं होता यहाँ पर। जिज्ञासा प्रवृत्ति, घर में नई नई चीज़ें खोजता रहता है, नए नए सवाल जवाब करता रहता है, ये क्या है, ये क्या है, मेरी पीहू पूरे दिन कहती मम्मी ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति, हर चीज़ उसे जाननी है। ओके, समस्या अवस्था, समस्या अवस्था वही चीज़ें हैं मतलब जो भी मतलब बच्चे खुरापात करते हैं ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, समस्या अवस्था मतलब आपको मेनली क्या है, शब्द याद रखने। ठीक है, शब्द याद रखने, क्योंकि विकास की गति तीव्र होती है तो बच्चों में क्या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, चोट फेट का डर लगता है रहता है, तो भाई समस्या अवस्था हो गई, ऐसे आप समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूर्व बाल्यावस्था। अब आप बस ये आपको ध्यान रखना है कि देखो बाल्यावस्था भी दिया है, लेकिन बाल्यावस्था तब आंसर होता है जब पूर्व बाल्यावस्था नहीं दिया होता, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं, इसलिए हम बाल्यावस्था को नहीं लगा सकते। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ये सारी विशेषताएं पूर्व बाल्यावस्था की हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्योंकि बाल्यावस्था में आपकी उत्तर भी आ जाएगी पूर्व भी आ जाएगी, इसलिए हम बाल्यावस्था आंसर नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं थी। क्वेश्चन है 55, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब हम उत्तर बाल्यावस्था पे आ गए। क्या प्रारंभिक स्कूल की अवस्था व क्षीण बुद्धि आयु कहते हैं, चुस्ती व गंदी आयु कहते हैं, समूह आयु व सारस आयु कहते हैं, या निम्न में से सभी। तो बिल्कुल सभी अवस्थाएं किसकी हैं, उत्तर बाल्यावस्था की हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या, प्रारंभिक स्कूल। अभी हमने क्या बताया आपको, जस्ट अभी बताया कि बच्चा पहले स्कूल नहीं जा रहा था तो पूर्व स्कूल पूर्व अवस्था हो गई, पूर्व शालेय अवस्था हो गई, लेकिन यहाँ जा रहा है तो ये प्रारंभिक स्कूल, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, ये 6 साल में बच्चा स्कूल जाने लगेगा ये। ठीक है, तो ये क्या प्रारंभिक स्कूल की अवस्था हो गई। क्षीण बुद्धि होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना विवेकशीलता, दूरदर्शिता, इन सब चीज़ों का अभाव होता है। ठीक है, किसका अभाव होता है यहाँ पर, दूरदर्शिता। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो बस एकदम गुस्सा होना, भावावेश में आ जाना, क्रोध करना। ठीक है, तो इसलिए अच्छा इसे क्षीण बुद्धि की आयु कहा किसने, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ये प्रश्न बने हुए हैं, बेशक मैंने टेट सीटेट में पढ़े हूँ, लेकिन ये पढ़कर याद आ रहा है। हॉलिंग बर्थ के विषय में तो पूछा गया है, ये हमें मालूम है। ठीक है, ये क्लियर है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। और बकाया उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब पढ़े होंगे टीजीटी पीजीटी में। तो जो ये जो कहा है ना क्षीण बुद्धि, ये हॉलिंग बर्थ ने ही कहा है, जिनका ये सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं ना इतनी दिन से, इन्हीं का सिद्धांत पढ़ रहे हैं हॉलिंग बर्थ का। ठीक है, नहीं हैविंग हास्ट का पढ़ रहे हैं हम लोग सिद्धांत, ये हॉलिंग बर्थ ने कहा है। ठीक है, क्षीण बुद्धि का आयु किसने कहा, हॉलिंग बर्थ ने कहा, और हम लोग सिद्धांत किसका पढ़ रहे हैं, हैविंग हर्स्ट का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ओके, हैविंग हर्स्ट के सिद्धांत के अंतर्गत हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, जो विकासात्मक सिद्धांत है हैविंग हर्स्ट का। ठीक है, और ये है क्या है, हॉलिंग बर्थ है। हॉलिंग बर्थ ने ही किस क्या कहा, उत्तर बाल्यावस्था को क्षीण बुद्धि की आयु कहा है, क्योंकि एकदम बच्चा संवेग में आ जाता है। ओके, क्लियर हुआ। सारस आयु का क्या मतलब है, सारस आयु एकदम टांगे लंबी हो जाती हैं जैसे सारस की होती हैं, तो इसलिए हम इसको सारक या क्रेन एज कहते हैं। ठीक है, सारस की तरह टांगे लंबी लंबी हो जाती हैं। समूह आयु, भाई गैंग में स्कूल में आते ही बच्चा गैंग बनाने लगता है, अपने ग्रुप में मतलब रहने लगता है, तो इसलिए क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ जानना, चुस्ती मतलब पूरे दिन क्या है, स्कूल में भी काम करेगा, घर पे भी आके खूब अपना सारा स्कूल का होमवर्क करता है, तो चुस्ती फुर्ती भी यहाँ पर मतलब रहती। गंदी आयु क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चा स्वयं के प्रति क्या होता है, लापरवाह होता है। भाई लापरवाह होता है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा, नहाना धोना मन है मतलब तो कर लेगा, नहीं तो आप कहते रहोगे नहीं नहाएगा। ठीक है, मुझे भी अपनी बड़ी बेटी जो 12 साल की इस समय मतलब 12वीं में मतलब अभी फरवरी में आ जाएगी, उसका बर्थडे आने वाला है 11 साल के अभी, तो उसको कहना पड़ता है कि सुबह बेटा नहा लो जाके, जब तक मैं नहीं कहूँगी टॉवल उसके गर्दन में नहीं टांगूंगी तब तक वो ऐसी टहलती रहेगी। तो अभी वो एज है उसकी, तो मुझे समझ आती ये चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। तो ये क्या है, गंदी आयु के बच्चे गंदे भी रहते हैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे, पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 56, मनोवैज्ञानिकों ने किस आयु को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, या फिर उत्तर बाल्यावस्था को। किसकी बात हो रही है, मिथ्या परिपक्वता की बात हो रही है यहाँ पर।
ये भी आपके उत्तर बाल्यावस्था को ही कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत सारे इसके नाम हैं जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है, उसके एक आध नाम नहीं है, बहुत सारे हैं। जिज्ञासा की आयु इसी को कहते हैं हम लोग। सुप्त काम प्रवृत्ति, सुप्त काम प्रवृत्ति मतलब ऐसी काम प्रवृत्ति पाई जाती है जो वो आपको मतलब उनकी पता नहीं चलेगी, चुपचाप रहते हैं, ठीक है। सुप्त काम प्रवृत्ति पाई जाती है। संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है, संचय की आयु, तो ये सब किसकी, उत्तर बाल्यावस्था की ही कंडीशन। बहुत सारे हैं इसके नाम, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए मैंने सारा नोट भी कर रखा है, मुझे ध्यान ही नहीं था, ठीक है। प्रारंभिक स्कूल की आयु कहते हैं चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था, क्षीण बुद्धि आयु, विकास में स्थिरता, स्थायित्व की आयु, ठीक है। स्थायित्व आ जाता है। अच्छा, पियाजे के किस सिद्धांत में स्थायित्व की बात कही गई बता देना। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। 4 अवस्थाएं हैं पियाजे की। प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन मतलब आगे बात करते हैं आत्मनिर्भरता की आयु, जिज्ञासा की आयु, सुप्त काम प्रवृत्ति की आयु, संचय प्रवृत्ति की आयु, नैतिक विकास की आयु। आपको कई बार अगर मतलब आपने क्या करना है, पेपर दे रहे हो आप बैठ के, ओके, पेपर दे रहे हो, उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है, और आपको जो दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पर ये सोच लो, अगर आपको लगता है कि ये आंसर किशोरावस्था का भी नहीं है, मतलब शैशवावस्था का भी नहीं लग रहा है, तो आप आंखें बंद करके इसी को लगा देना, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन इसी में दी गई हैं। किशोरावस्था में भी इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं है जितनी इसमें कंडीशन है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। क्वेश्चन है 57, एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन, फ्रांस, रोमन या फारसी। तो आप जानते हो एडोलेसेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एडोलस्कल से हुई है, ठीक है। एडोलस्कल से हुई है। कहीं कहीं एडोशियर लिखा होता है, कहीं कहीं एडोलस्कल लिखा होता है, ठीक है। एडोलस्कल से हुई है, ठीक है, एडोलस्कल से। इसी एडोलस्कल से क्या बना, एडोलेसेंस बना, और इसी एडोलेसेंस से हमारी भारतीय भाषा हिंदी भाषा में क्या बन गया, किशोरावस्था बन गया, ठीक है। किशोरावस्था बन गया, ओके। तो हिंदी में पूछा जाए किशोरावस्था, वैसे पूछा नहीं जाता है ये कभी, यही पूछा जाता है। तो लैटिन का कौन सा शब्द है, एडोलस्कर है। लैटिन के एडोलस्कर से क्या बना, अंग्रेजी का एडोलेसेंस बना, और हिंदी का किशोरावस्था बना, ठीक है। अब बात आती फिर ये इस एडोलस्कर का अर्थ आखिर क्या है भाई, इसका अर्थ भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो इसका जो एडोलस्कर का जो अर्थ होता है वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्लियर हुआ। बस फ़ोन पे यही समस्या होती है लिखने में बहुत ज़्यादा। बात करते तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही, आपने देख लिया होगा लैटिन भाषा। क्वेश्चन है 58, किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। ये परिभाषा किसने दी है, हर्लॉक ने, जर्सील्ड ने, फ्रॉबेल ने, या फिर क्रो ने। तो किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है, ये कथन है आपके जर्सील्ड महोदय का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था डैश परिपक्वता से प्रारंभ होती है और डैश परिपक्वता पर समाप्त हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक आएगा, मतलब इसमें क्या आएगा, कहाँ पर, यौनिक या शारीरिक आएगा, यौनिक और वैधानिक आएगा, सामाजिक और वैधानिक आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो यौनिक परिपक्वता पर प्रारंभ होती है और वैधानिक परिपक्वता पर समाप्त होती है। बिल्कुल, जब किशोरावस्था आती है तो बच्चे में यौनिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चा बहुत परेशान भी रहता है इन नए नए परिवर्तनों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, समाज में एडजस्ट होता जाता है। फिर एक दिन उसकी शादी विवाह होती है, फिर उसके बाली बच्चे होते हैं, फिर उसके माता पिता की प्रति जिम्मेदारी, पति की पत्नी की पति की प्रति जिम्मेदारी, प्लस अपने बच्चों की प्रति जिम्मेदारी, समाज की प्रति जिम्मेदारी। तो ये क्या है, सब वैधानिकता है भाई, है ना, विधान है भाई, हमें समाज के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने परिवार के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग चलना है, कैसे भी करके अपना परिवार बनाना है। तो शुरू तो हुई थी मज़े से और ख़त्म हो गई चिंताओं पर, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, ओके। तो मतलब ये चलो हंसी मजाक की बातें हैं। क्वेश्चन है 60, किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये कथन है ए ऑप्शन हैबिंगहर्स्ट, बिग और हंट, स्टेनले हॉल और डी है फ्रॉयड, ठीक है। तो किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है, वह है क्या, परिवर्तन। यह जो कथन है किसने दिया है, तो ये कथन दिया है बिग और हंट का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेनले हॉल आप बहुत अच्छे से नाम से जानते हो, ठीक है। स्टेनले हॉल जो होती है, स्टेनले हॉल जो है, इन्होंने ही तूफान, तनाव, संघर्ष, ये शब्द किशोरावस्था के लिए, कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है,
किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। एडोलेसेंस नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एडोलेसेंस। हालांकि इन्होंने और भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इकलौती ये पुस्तक लिखी है, और भी लिखी है, पर अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ एडोलेसेंस पुस्तक किसकी है, वो किसकी है? स्टैनले हॉल की है, जो किशोरावस्था के विषय में इन्होंने लिखा है, बताया है, तो तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को। क्वेश्चन 61, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में निम्नलिखित में से किस भावना का उदय होता है? समाज संबंधी, काम संबंधी, ए व बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई नहीं? तो स्टैनले हॉल ने जो अपनी पुस्तक है उसमें ये कहा है, जो किशोरावस्था होती है उनमें एक समाज संबंधी भावनाएं होती हैं और काम संबंधी। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती है। क्वेश्चन है 62, रॉस के अनुसार किशोरावस्था में कामुकता पाई जाती है। बालक स्वप्रेमी होता है, सजातीय कामुकता वाला होता है, विषमलिंगी कामुकता वाला होता है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो रॉस ने किशोरावस्था जो थी उसमें बताया कि जो बच्चों में कामुकताएं होती हैं, वो जो भी सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, तो 3 प्रकार की होती हैं। देखो ये पढ़ने वाले विषय हैं, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे, कैसे आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये 3 प्रकार की पाई जाती है, किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। ये आपको लिखा हुआ दिख ही रहा। तो 3 प्रकार की बताई हैं इन्होंने कामुकताएं होती हैं। एक तो बालक क्या होता है? स्वप्रेमी होता है, जिसमें हमने कहा बच्चा खुद से प्रेम करता है, अपने प्रति आकर्षित होता है, खुद को संभालने, सजाने संवारने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरा होता है आपकी सजातीय कामुकता। सजातीय कामुकता ये दूसरी अवस्था है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि दूसरी अवस्था रॉस की कौन सी है, तो वो है सजातीय कामुकता, जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअल स्टेज। होमोसेक्सुअल स्टेज जो होती है वो यही होती है, होमोसेक्सुअल स्टेज आपसे पूछी जाती है। तो ये अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, जो अपने ही लिंग, जैसे लड़का है तो लड़के के प्रति, लड़के से मतलब मतलब आकर्षण रखता है, मतलब मित्रता करता है, ठीक है। लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होती हैं, ठीक है। विषमलिंगी में क्या होता है? विषमलिंगी में लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़के के प्रति, जो नॉर्मल सब जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका, ये तीनों अवस्थाएं सही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं: कल्पना बाहुल्य की अवस्था, संवेगात्मक या अस्थिरता की अवस्था, समस्या बाहुल्य की अवस्था, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों की, हर चीज़ को लेकर, मतलब अपने भविष्य को लेकर होती हैं, अपने जीवन साथी को लेकर होती हैं, और भी कुछ भी समाज में उन्हें जो चीज़ें गलत दिखती हैं उनके प्रति वो कल्पना करते हैं कि हम काबिल हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संवेगात्मक जो होती है, ये जो अस्थिरता यहाँ पर देखने किशोरावस्था में पाई जाती, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। क्षण में क्या है, खुश हो जाएगा, क्षण में रोने लगेगा, क्षण में गुस्सा होने लगेगा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बिल्कुल जैसे कि शैशवावस्था की तरह कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। जो किशोरावस्था है थोड़ी थोड़ी किससे, शैशवावस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम लक्षण होते हैं, एकदम गुस्सा आना, एकदम खुश हो जाना, ठीक है। ये सारे गुण आपके बच्चों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में। और समस्या बाहुल, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है, भविष्य का डर, और माता पिता के सपनों पर खरे उतरना, या फिर बहुत से लोग कहते हैं, कुछ बच्चे अच्छा मतलब कोई काम करते हैं तो कहते हैं अभी तुम ये काम मत करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, ठीक है। दूसरे पल अगर कोई गलती हो जाए तो वही व्यक्ति क्या कहता है, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये काम करने की तमीज़ नहीं है। तो फिर मतलब क्या है, ये समस्याएं ही तो है सारी किशोर की। अब किशोर यही नहीं समझ पाता है कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। एक पल में उससे कहा जा रहा है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, दूसरे पल में उससे ये कहा जा रहा है कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं, इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो ये सारी क्या है, समस्याएँ हैं, ओके, बच्चे की समस्याएँ हैं, खासतौर से किशोर की। पकाया वीर पूजा की भी विशेष, मतलब वीर पूजा मतलब मॉडल बनाना चाहता है ना, व्यवसाय चुनना चाहता है, बहुत सारी चीज़। क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से प्रौढ़ अवस्था की अवस्थाएं हैं। प्रौढ़ अवस्था की अवस्थाएं, ये ऑप्शन है बहुमुखी, उत्तरदायित्व व आत्मनिर्भरता की अवस्था, बी है समायोजन की अवस्था, उपलब्धियों की अवस्था, डी है निम्न में से सभी। तो प्रौढ़ अवस्था की जो अवस्था है, देखो यहाँ पर भी समायोजन की बात आ गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी किशोर था तो वो कमा नहीं रहा था, बस उसे अपने व्यवसाय की चिंता थी कि वो भी कमाए, है ना, अपना भविष्य बनाए, लेकिन वह कर नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने कमाना शुरू कर दिया, इसलिए वो आत्मनिर्भर हो गया।
अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, बहुमुखी उत्तरदायित्व होते हैं, हमने अभी भी आपको जस्ट कुछ समय पहले बताया कि परिवार के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके प्रति उत्तरदायित्व होती है। शादी विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। समायोजन की अवस्था, अब इन सब इतनी सारी अवस्थाएं हैं जो बहुमुखी उत्तरदायित्व है, वहाँ पर समायोजन भी करना पड़ता है। लेकिन इस समायोजन में और जो शैशवावस्था में समायोजन कर रहे हैं उनमें अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उपलब्धियों की अवस्था होती है। भाई यहाँ पर नई नई उपलब्धि, किशोर में आप प्लान करते हो आगे बढ़ने का, यहाँ पर आप सक्सेस होते हो और सही से लगे रहते हो, तो आप नए मतलब दिन प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलना, बोनस मिलना, ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे आपको उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको सही मतलब सही होगा आंसर। क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से मध्य अवस्था की विशेषता है। ए ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों की अवस्था, बी है, अच्छा हाँ एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। किशोरावस्था तो आपको सभी को पता है कितनी है, मतलब कितनी जैसे कितने वर्ष तक मानी जाती है, लगभग 13 से 21 वर्ष तक मानी जाती है। इसको अभी 2 पार्ट में बांटा गया। आप सभी इतने तो बेसिक चीज़ें आप सबको पता ही होंगी, ज़्यादातर 13 से 16 वर्ष, ठीक है, फिर 17 से 21 वर्ष, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपकी अगर प्रौढ़ावस्था आपसे पूछी जाए तो ये कितनी है, 21 से 40 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ये चीज़ें भी याद रखना जरूरी, 21 से 40 वर्ष प्रौढ़ावस्था कितनी, 21 से 40 वर्ष। अब हम आगे किस पर, यहाँ पर आ गए, हम मिडिल एज पर आ गए, मध्य अवस्था पर आ गए। तो ये होती है आपकी 41 से 60 वर्ष, मतलब 40-41 बात है कि 41 से 60 वर्ष। अभी हमने क्या बताई थी, प्रौढ़ अवस्था कितनी होती है, वो हमने बताई थी 21 से 40 वर्ष। क्यों, क्योंकि वो प्रौढ़ अवस्था थी, किशोरावस्था वाली बात। किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती, प्रौढ़ावस्था के बाद भी एक मध्य अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति ना बूढ़ा होता है और ना ही जवान रह जाता है। ठीक है, ना ही जवान रह जाता है, तो वो होती है मिडिल एज, मध्य अवस्था, जो 21 से 40 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा, जो मध्य अवस्था की विशेषताएं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों की अवस्था, सामाजिक संबंधों का अधिक विकास, सी है मूल्य के प्रदंड आस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ध्यान रखिएगा, जो आपकी मध्य अवस्था होती है, मिडिल एज, उसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, ओके, मानसिक परिवर्तनों की अवस्था भी होती है और सामाजिक संबंधों का भी अधिक विकास होने लगता है, मूल्यों के प्रति दृढ़ता भी आने लगती है। हर व्यक्ति, मतलब यहाँ पर जैसे बच्चे की शादी आप करते हो तो आपको क्या होता है, अपने ही कास्ट की लड़की, मतलब बेटे की शादी तो अपने ही कास्ट में करोगे, है ना। समाज में हमारी इज्जत बनी रहे इसलिए थोड़ा दहेज मिलना भी ज़रूरी है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये इस एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बुआ जी को काट देना है तो भाई पिताजी स्वयं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे मूल्य है, हमारी बहन है, हम उनको ज़रूर लेने जाएंगे, अपने आप लेकर आएंगे अपने बेटे की शादी में। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे जो भी बहुत पहले से चीज़ें ये चली आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैसे हमारी किताब में इस तरीके से चीज़ें ये नहीं लिखी हुई हैं, पर समझ सकते हो कि ये एज ऐसी ही होती है। सामाजिक संबंधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं लोग। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 66, वृद्धावस्था की विशेषताएं हैं, शारीरिक व मानसिक शक्तियों का ह्रास, रुचि व मनोवृत्ति में तेजी से परिवर्तन, महत्वाकांक्षाएं व समायोजन में क्षमता में कमी, डी है निम्न में से सभी। तो सारी समस्याएं ये होंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें कई बार हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं, चाहे हमारी मदर इन लॉ हो, चाहे फादर इन लॉ हो, या कोई भी है, तो वो लोग कहते रहते हैं ना, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो, कुछ भी अच्छा नहीं बनाते हो। मतलब बहुत ही बोलो, अगर बदतमीज है तब तो बात अलग है, नहीं तो अगर नॉर्मल उन लोगों को खाने को लेकर या किसी वजह से कह रहे हैं तो नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि उन लोगों के जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, पाचन शक्ति उनकी कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से उन लोगों को दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो शारीरिक मानसिक रूप से वो लोग क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, रुचि और मनोवृत्ति में तेज़ी से परिवर्तन हो जाता है और समायोजन क्षमता में भी उनकी कमी हो जाती है। तो हम लोग समझदार हैं, हमें समायोजन करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको वाक्य बताएं, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत हमारे जो फादर इन लॉ हैं, अभी भी अगर सब पराठा वगैरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो उन्हें करारा पसंद, तो अगर थोड़ी रोटी आज भी करारी ना हो तो वो तुरंत भेज देते हैं। मतलब नीचे के पोर्शन में ही खाना खाएंगे, वो ऊपर कभी नहीं आते खाना खाने। हम लोगों को 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरे खाने के टाइम में उन लोगों को, लेकिन ना वो कभी जीने पे आते हैं कि एक रोटी भी ले लें वो आके जीने पे। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हमें मालूम है अब वो बुजुर्ग हैं, अब उनसे हम कहेंगे तो बेवजह की टेंशन है ना। हमारे हस्बैंड कभी कभी कहते भी हैं कि तुम्हें दिक्कत में, क्योंकि मेरे भी बैकबोन वगैरह में कुछ इशू हो चुके हैं पहले, तो जीने बीने हमें भी ज़्यादा चढ़ना उतरना मना है, लेकिन वो नहीं समझते उस चीज़ को। तो अब क्या इन चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे, नहीं, एडजस्ट करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि अब वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं, लगभग समस्याएं भी झेली हैं सभी ने, बहुत सारी इशू रहे हैं बीच में। तो
मतलब ऐसे ही हर किसी के घर में बुजुर्ग होंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके साथ बदतमीजी हो रही है, नहीं तो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं ना परिवार, इस वजह से मैं इतना ज्ञान यहाँ पर दे रही हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। कोई नहीं, एक दिन हमारे समय भी, हमारा जीवन भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने वृद्धावस्था की बात की थी, वहाँ पर डी ऑप्शन सही था। यहाँ पर बात करते हैं विकासात्मक कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगामी अवस्था के विकास का आधार होते हैं। ये प्राणी का विकास करते हैं, ये प्राणी के लिए आवश्यक हैं, ये शारीरिक विकास को गति प्रदान करते हैं। तो ये जो आपके विकासात्मक कार्य हैं, इतनी देर से जो हम पढ़ रहे थे, ये क्या करते हैं, ये आगामी अवस्था के विकास के आधार होते हैं। जैसे आगामी अवस्था, अब हमने वृद्धावस्था के विषय में इतना लेक्चर अभी आपको दिया, क्या है हमें पता है जो उनका विकास है अब वो इसी तरीके का होगा। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाएंगे, उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती जाएगी, बहुत सारी उन्हें समस्याएं आएंगी। तो ऐसा है, अब वो एडजस्ट हमारे लिए नहीं करेंगे क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, उनमें समायोजन की क्षमता नहीं है। अब हमें उनके साथ समायोजन करना पड़ेगा क्योंकि हमारी अवस्था क्या थी, समायोजन की अवस्था थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 68, जीवन को पढ़ो तो कुछ सीखो भी, है ना। नौकरी और पैसे के लिए ही पढ़ाई नहीं होती है, बहुत कुछ सीखने के लिए पढ़ाई होती है, और ये मैं मानती हूँ इस चीज़ को। 68 क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, ये कथन किसका है, वुड्सवर्थ का, BN झा का, डिक मेयर का और जेम्स ट्रेवर का। तो वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का हस्तांतरण है, ये जो कथन है वो है जेम्स ट्रेवर का, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो बीजकोष का जो निरंतरता का नियम बीजमैन, सोरेनसन, लेमार्क या हैडसन ने, तो ये है बीजमैन का सिद्धांत, ठीक है, बीजमैन का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, जाइगोट का प्रमुख भाग क्या है, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य केंद्रक या उपर्युक्त सभी। तो जाइगोट का जो भाग है वो ये सभी हैं। जाइगोट होता क्या है, जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, ठीक है, जब स्त्री मतलब शादी विवाह हो गई, अब क्या है, शादी विवाह हो गई, अब आपस में जब संबंध स्थापित होंगे तो जो स्त्री है उससे क्या निकलता है, ओवम, एग निकलता है, अंडा निकलता है, ओवम, ठीक है, और पुरुष से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ठीक है, शुक्राणु, स्पर्म निकलता है। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक नई सेल का निर्माण होता है, ओके, क्योंकि पुरुष का शुक्राणु, माता का अंडाणु मिलकर जो है एक दूसरे की कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उनसे संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उससे संबंध स्थापित करते हैं, और तब जाकर एक नई सेल का निर्माण होता है दोनों से मिलकर, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, कोशिका, कोशा भी कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पर यही होता है आपका जाइगोट। क्लियर हुआ। तो क्लास आज की कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो और यहाँ पर मतलब कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है जीव द्रव्य से ही, जब तक निषेचन के बाद जब तक आरोपण नहीं हो जाता है तब तक जो ये जाइगोट है ना, वो किससे, जीव द्रव्य से ही न्यूट्रिशन लेता है, ओके, न्यूट्रिशन जीव द्रव्य से ही लेता है। माता से तो आहार बच्चा तब लेना स्टार्ट करता है जब उसका आरोपण हो जाता है, कहाँ, इम्प्लांटेशन हो जाता है, कहाँ पर, गर्भाशय में हो जाता है, ठीक है, यूट्रस में। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलेगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।